क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण उप विषय निबंध लेखन। आज हम निबंध लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है, इसे लिखने का ढंग क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में निबंध को कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, निबंध के अंग कितने होते हैं, इसी सब बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। निबंध। कई बार लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर निबंध क्या है और निबंध की परिभाषा क्या है। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है। निबंध जो होता है वो गद्य रचना के अंतर्गत ही रखा जाता है निबंध लेखन को, जिसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया हो। गद्य रचना होती तो है, इसमें पद की तरह से लय तुक आदि नहीं होता है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो क्रमबद्ध तरीके से निबंध को लिखा जाता है। निबंध की परिभाषा क्या होती है, आइए हम इसे देख लेते हैं। अपने मानसिक भाव या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। अब निबंध लिखते समय हम अपने मानसिक भाव, जो हमारे मन की जो भाव होते हैं उससे, और जो हमारे विचार, मन में जो विचार आते हैं उसको संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, मतलब छोटे में लिखते हैं। ऐसा निबंध नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो जाए निबंध तो उबाऊ हो जाता है, लोग उसे देखना उसे लोग पढ़ते नहीं है जल्दी, कि अरे बहुत बहुत लंबा है, समझ में नहीं आता है। तो उसको क्या करना चाहिए, निबंध को हम अपने जो भी हम अपने मन के भाव को लिख रहे हैं या जो अपने मन के विचारों को लिख रहे हैं उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, कि छोटा हो, लेकिन छोटा इतना भी छोटा नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपनी बातों को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से न रख पाए। स्पष्ट रूप से रखते हुए संक्षेप में होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने भाव को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध मतलब लिखने, जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। किसी विषय पर अपने भाव को पूर्ण रूप से क्रमानुसार, अपने भाव को हम पूर्ण रूप से पूरे तरीके से रखते हैं और एक क्रम के अनुसार लिखते हैं, वही लिखने को क्या कहते हैं, हम निबंध कहलाता है। अब कुछ निबंध के अंग होते हैं। निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं। वैसे तो जो हमें बोर्ड की एग्जाम में टॉपिक मिलता है क्लास 10th में, वो निबंध के टॉपिक हमारे लिखे लिखाए क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसी टॉपिक के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। लेकिन कुछ निश्चित अंग भी निबंध के निर्धारित किए गए हैं, जो कि इसके बिना हम निबंध का ना ही तो शुरुआत कर सकते हैं और ना ही तो उसकी समाप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले हम निबंध के अंग को देख लेते हैं। अंग में सबसे पहला शीर्षक होता है हमारा, सबसे पहला होता है हमारा शीर्षक। निबंध का शीर्षक क्या है ये हमें जरूर लिखना चाहिए। फिर हमें प्रस्तावना लिखना चाहिए, फिर विषय विस्तार, उसके बाद फिर हमें उसका उपसंहार करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि निबंध के अंग में निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए। शीर्षक जो निबंध का है वह आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। अब ये मत कह लेना कि मैडम आपने तो शीर्षक बताया था कि आकर्षक होना चाहिए तो हम लोगों ने अपने से लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। निबंध जो है एग्जाम में अब आपको शीर्षक दिया जाता है, उसी के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसा होना चाहिए। निबंध की श्रेष्ठता है कि यह नींव होती है। क्या नींव होती है, प्रस्तावना। इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। प्रस्तावना को भूमिका भी कहते हैं हम, और यह प्रस्तावना जो अत्यंत रोचक और क्या होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए। अब विषय का विस्तार क्या होता है इसे हम देखते हैं। विषय विस्तार किसे कहते हैं। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। विषय विस्तार जो होता है, हर एक एक पहलू पर अपने अनुच्छेद को, अपने विचारों को लिखते हैं, उसे हम विषय का विस्तार कहते हैं।
और फिर उपसंहार कैसे लिखते हैं? यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। जब भी उपसंहार या निष्कर्ष जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यह निबंध के सबसे अंत में लिखा जाता है, ये अंत में लिखते हैं। फिर इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद लिखा जाता है। पूरे निबंध का सार लिखते हैं हम किसमें? उपसंहार में। फिर इसमें संदेश भी लिखा जाता है। उपदेश दूसरे के विचारों को लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जाता है। ये हमारे हो गए निबंध के अंग। ऐसे ये हमारा हुआ निबंध के अंग। ऐसे ही हम निबंध के अंग में कि इन बातों को निबंध लिखते समय इनका ध्यान रखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि इसके आगे क्या है। हमारा निबंध के प्रकार हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। निबंध के प्रकार और उन्हें किन विभागों में बांटा जा सकता है जिससे निबंध लेखन सरल हो सके। विषय के अनुसार प्राय सभी निबंध 3 प्रकार के होते हैं। निबंध के प्रकार हैं ये। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध और तीसरा हमारा है विचारात्मक निबंध। निबंध को भी 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला वर्णनात्मक, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वर्णनात्मक निबंध क्या होता। अब हम देखेंगे कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। पहला क्या है? यदि निबंध कोई प्राणी हो, किसी प्राणी के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी श्रेणी लिखेंगे, प्राप्ति स्थान लिखेंगे, आकार, प्रकार, स्वभाव, विचित्रता और उसके बाद उपसंहार करेंगे। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो सबसे पहले उसका परिचय देंगे, फिर प्राचीन इतिहास के बारे में उसके बताएंगे, फिर उसकी वंश और परंपरा के बारे में बताएंगे, भाषा और धर्म बताएंगे, फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में उसके बताएंगे। इस कौन से निबंध का ये अंग था? वर्णनात्मक निबंध। अब हम देखेंगे विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध किसे कहते हैं, अब हम उसे देखेंगे। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, जैसे किसी यात्रा पे हम गए उसका विवरण देना, कोई घटना हुई उसके बारे में हम निबंध लिख रहे हैं, कोई मैच आ रहा है उसके बारे में लिख रहे हैं तो उसका विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत रखेंगे। फिर किसी मेले में गए हम, उसका भी अगर वर्णन करें तो ये भी हमारा विवरणात्मक यानी विवरण के साथ इसका वर्णन करेंगे, यहाँ पे विवरणात्मक निबंध आएगा। फिर ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं और विचारात्मक निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विचारों का समावेश होगा। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। इसमें कल्पना की जाती है और अपनी चिंतन जो भी हम सोचते हैं उसको इसमें विचारात्मक निबंध के अंतर्गत रखते हैं। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकार से अधिक श्रम साध्य होता है। क्यों श्रम साध्य होता है? क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी को उसमें लिखते हैं और अपना कल्पना करके लिखते हैं। उसमें किसी का पहले का कुछ आंखों देखा वर्णन नहीं होता है, कोई ऐतिहासिक वर्णन नहीं होता है। अपनी सोचने का और अपनी कल्पना शक्ति का इसमें विचारात्मक निबंध में समावेश होता है। अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि निबंध के विषय क्या क्या होने चाहिए।
साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं। जब हम साधारण रूप से देखते हैं तो निबंध के जो विषय होते हैं वो हमारे परिचित होते हैं। जैसे कैसे कि यानी जिसके बारे में हम सुनते देखते व पढ़ते रहते हैं। जैसे हम दे दें कि किसी धार्मिक त्योहार का वर्णन कीजिए, तो धार्मिक त्योहार हमारे सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से हैं। त्योहारों के भारत तो त्योहारों का देश है, तो हम धार्मिक त्योहारों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि धार्मिक हमारे त्योहार कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार के बारे में भी जानते हैं, और स्कूलों में राष्ट्रीय त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए भी जाते हैं। इस विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि को हम निबंध के विषय के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है निबंध के रूप में, आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गणतंत्र दिवस, आदर्श विद्यार्थी, मेरे आदर्श अध्यापक पर निबंध अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इसके बाद जितना भी हम निबंध के अंग, प्रकार, भेद, निबंध की परिभाषा, जितना भी मैं अभी पढ़ाई हूँ सबको अपनी नोटबुक में आपको नोट करने हैं। नोट करने के बाद आपको अपने गृह कार्य भी पूरा करना है।